शुरू करते हैं जी अल्लाह के पाक नाम से। हम बेटा सुबह बायो एनर्जेटिक्स वाले चैप्टर को कर रहे थे। हम करते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। The range of light absorbed by photosynthetic pigment is called absorption spectrum। ये मैंने सुबह भी अपनी बात की थी। अच्छा, इसमें जरा देखिएगा, अब हर जो अपना फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट has its own absorption spectrum। हर जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है उसका अपना एक absorption spectrum। अच्छा, उसमें देखिएगा क्लोरोफिल। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। एक तो रेड स्पेक्ट्रम में होगा एंड ब्लू स्पेक्ट्रम, और जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है वो दो रेंज में होता है। अब मैं लिखूंगा, जरा देखिएगा, जब आप ब्लू स्पेक्ट्रम की बात करेंगे, ब्लू स्पेक्ट्रम दैट विल बी 430 नैनोमीटर पे एक। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। और एक जो रेड पिगमेंट बनेगा, रेड स्पेक्ट्रम के जो पीक बनेगी दैट विल बी अ पीक ऑफ 670 नैनोमीटर पे एक पीक बनेगी। इसका मतलब ये है, जो आपके लिए की पॉइंट है वो ये की पॉइंट है कि जो क्लोरोफिल होता है उसकी दो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की पीक्स बनती है। एक बनती है 430 पे और एक बनती है 670 पे। हम इसको कहते हैं कि ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की क्लोरोफिल की दो पीक्स बनती है। लेकिन सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर। carotenoids have different peaks in absorption spectrum। जो carotenoids होते हैं उनकी जो peaks होती है वो क्लोरोफिल से सेपरेट करेंगे, वो जाके बनती है ऑलमोस्ट 580 नैनोमीटर जाके बनती है। जब आप 580 नैनोमीटर पे जाके पीक्स की बात करते हैं, क्योंकि जो carotenoid होते हैं इनकी जो absorption spectrum की peaks हैं और होती हैं। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हम कह सकते हैं कि क्लोरोफिल की दो पीक्स बनती हैं, लेकिन जो carotenoid होती है उसकी पीक 580 के अराउंड बन जाती है। अच्छा, जब आप बेटा इसी तरह बात करें एक्शन स्पेक्ट्रम की, एक्शन स्पेक्ट्रम, जब आप एक्शन स्पेक्ट्रम की बात करें जरा देखिएगा, ये स्पेक्ट्रम क्या है? इट्स अ ग्राफ showing
relative effectiveness of wavelength in driving photosynthesis process। जब आप बेटा बात करें, एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, वो लाइट जो एब्जॉर्ब हो जाए, लेकिन वो एब्जॉर्ब होकर फोटोसिंथेसिस को के रेट को कितना इफेक्ट करेगी, दैट इज कॉल्ड एज एक्शन स्पेक्ट्रम। वो जो एब्जॉर्ब की हुई लाइट है वो कितनी इफेक्टिव होगी, दैट इज कॉल्ड एक्शन स्पेक्ट्रम, कि वो कितना जाके उसको चलाएगी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को। अच्छा, इसमें एक दो की पॉइंट है आपके लिए, जैसा कि देखिएगा, सबसे पहले एंगलमैन। एंगलमैन इन 1886 में ये फर्स्ट एवर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, उसने सबसे पहले जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम लिया, इसके अंदर एक स्पाइरोगायरा के अंदर उसने सबसे अच्छा बेटा, तो मैं बात कर रहा था एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की और एक्शन स्पेक्ट्रम की। सेंटर में कॉल आ गई तो मेरा ख्याल है ये माइक ऑटोमेटिकली म्यूट हो जाता है, मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज अ रेंज ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड बाय फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। ये वो लाइट की बेटा रेंज होती है जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट एब्जॉर्ब करेगा। अच्छा, इसका मतलब ये हो गया कि जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, क्या सारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की जो एब्जॉर्प्शन पीक्स हैं या जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है वो एक जैसा होगा? तो मैंने बेटा लिखा कि एवरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैज इट्स ओन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्लोरोफिल ए है, उसका अपना है, लेकिन हम जब क्लोरोफिल की बात करते हैं तो ओवरऑल हम बात कर रहे हैं, और कैरोटीनॉइड का अपना एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है। जब बेटा आपके उसी तरह से मैंने लिखा क्लोरोफिल हैज मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन इन रेड स्पेक्ट्रम एंड ब्लू स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। जब आप क्लोरोफिल की बात करें तो वो रेड और ब्लू स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट के ऊपर मैक्सिमम लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल ब्लू स्पेक्ट्रम के अंदर 430 नैनोमीटर की पीक बनेगी, रेड स्पेक्ट्रम के अंदर 670 नैनोमीटर की एक पीक बनेगी। तो इसका मतलब हो गया क्लोरोफिल दो पीक्स बनाएगा, एक 430 इन रेड ब्लू स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट में और एक 670 रेड स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट में। जब बेटा आप कैरोटीनॉइड की बात करते हैं तो कैरोटीनॉइड का एक अलग से स्पेक्ट्रम बनता है जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्लोरोफिल से जरा डिफरेंट होता है, और एक पीक उसकी बनेगी जो 580 के अराउंड अबाउट आपको एक पीक वो बना के देगा। लेकिन बेटा जब आप उसके कंपैरेटिवली देखते हैं व्हाट इज एक्शन स्पेक्ट्रम, तो एक्शन स्पेक्ट्रम हमेशा जब भी हम देखेंगे तो ये एक वो ग्राफ होगा दैट इज रिलेटिव इफेक्टिवनेस ऑफ वेवलेंथ दैट इज एब्जॉर्ब्ड इन ड्राइविंग ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। जो क्लोरोफिल ने लाइट एब्जॉर्ब की वो कितनी इफेक्टिव है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, दैट इज कॉल्ड एक्शन स्पेक्ट्रम। जो कैरोटीनॉइड ने एब्जॉर्ब की वो कितनी इफेक्टिव है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, दैट इज एक्शन स्पेक्ट्रम। और सबसे पहला जो एक्शन स्पेक्ट्रम है दैट इज गिवन बाय एंगलमैन इन 1886, और जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम उसने स्पाइरोगायरा के अंदर दिया। और बेटा ये हमारी बुक में भी एक डायग्राम बनी हुई है, जो स्पाइरोगायरा होता है वो सॉरी ये 1883 में है, 1883 में, इसको प्लीज करेक्ट कीजिएगा। ये कीवर्ड है, एंगलमैन ने 1883 में एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम शो किया स्पाइरोगायरा के अंदर, जो आपके लिए कीवर्ड्स हो सकते हैं। अच्छा, मैं इसको रेज करने लगा हूं, आप काइंडली इसकी जरा स्क्रीनशॉट ले लें।
सर यहाँ पे लाइट की इफेक्टिवनेस से क्या मुराद है? बेटा देखो ना, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हम इसको 7, जो व्हाइट लाइट होती है वो 7 कलर इम्पार्ट करती है। तो क्या जो ऑरेंज कलर है वो कितना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को ड्राइव करेगा, जो ब्लू कलर है वो कितना करेगा, जो रेड कलर है वो कितना करेगा, जो येलो कलर है वो कितना करेगा। अच्छा, अब इसमें सबसे ज्यादा जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो ब्लू और रेड एरिया में है। हम कहते हैं कि ब्लू और जो रेड स्पेक्ट्रम है दे आर वेरी मच इफेक्टिव फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। हम इसको कहते हैं कि इफेक्टिवनेस ऑफ लाइट। और जब हम किसी भी लाइट को जो एब्जॉर्ब की है, हम उसकी इफेक्टिवनेस रिगार्डिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस देखते हैं, हम उसको एक्शन स्पेक्ट्रम देखते हैं। फॉर एग्जांपल ब्लू लाइट ज्यादा फोटोसिंथेसिस करेगी, येलो लाइट कम करेगी। तो इसका मतलब है जो ब्लू लाइट है वो ज्यादा इफेक्टिव है इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो जो ब्लू लाइट एरिया होगा वो उसका एक्शन स्पेक्ट्रम। बात समझ आई? जी सर, क्लियर। जी। सर क्लोरोफिल बी की एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की पीक क्या होगी? आपने क्लोरोफिल ए और कैरोटीनॉइड्स अच्छा की ये बताई। बेटा, हाँ जी, जब हम बात करते हैं ना बेटा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की, तो जो क्लोरोफिल बी है उसकी जरा थोड़ी सी डिफरेंट बनती है, लेकिन ओवरऑल ये मैंने आपको बताया कि ये दो पीक्स बनती हैं, जो मैंने आपके सामने लिखा कि एक 430 पे बनती है और एक 670 पे बनती है। लेकिन अगर आप क्लोरोफिल बी की बात करें तो क्लोरोफिल बी की ऑलमोस्ट एक पीक बनेगी जाके एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ऑलमोस्ट ये बेटा जाके बनेगी 480 पे, 490 पे, जो जब आप ब्लू की बात करेंगे। लेकिन जब आप रेड की बात करेंगे तो वो जाके बनेगी 630 पे, 640 पे। तो जब हम ओवरऑल एवरेज की बात करते हैं तो ओवरऑल एवरेज, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके सामने इसको ड्रॉ करूं ना ग्राफ को, जरा देखिएगा। ये हम ड्रॉ कर लेते हैं ग्राफ को, ऐसे सही समझ आपको आ जाएगी। यहाँ पे हम ले लेते हैं 400, 500, 550, 600, 650, 700। ये ग्रीन से मैं इसको ड्रॉ करता हूँ क्लोरोफिल ए को। अच्छा, ये मैं रेड से ड्रा कर रहा हूँ क्लोरोफिल बी को। ये है क्लोरोफिल बी जो ग्रीन कलर की मैंने ड्रॉ की है। ये है क्लोरोफिल ए। और इसी तरह जब आप कैरोटीनॉइड्स की बात करेंगे, ये मैं ब्लू कलर से ड्रॉ कर देता हूँ क्लोरोफिल बी ऑलमोस्ट। इसको मैं कर देता हूँ क्लोरोफिल ये कैरोटीनॉइड्स। और ये है बेटा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब आपके सामने है बेटा कि क्लोरोफिल ए की पीक कहाँ पे जाके बनेगी, क्लोरोफिल बी की कहाँ पे बनेगी, कैरोटीनॉइड की कहाँ पे बनेगी। लेकिन जब हम ओवरऑल एवरेज की बात करें बेटा तो 430 क्लोरोफिल की बनती है और जाके एक 670 पे क्लोरोफिल की पीक्स बनती है जब हम क्लोरोफिल की ऑन एन एवरेज बात करते हैं। ठीक हो गया जी? अच्छा, इसमें बेटा कोई क्वेश्चन और है तो वो आप काइंडली पूछ सकते हैं दोबारा से, ताकि हम फिर आगे बढ़े। सर एक्शन स्पेक्ट्रम सिर्फ क्लोरोफिल ए का ही होगा? नहीं बेटा, एक्शन स्पेक्ट्रम भी इन तीनों का होगा। अच्छा जरा देखिए, फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे एक्शन स्पेक्ट्रम की भी ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा, अब ये है
मैं इसको ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे। और ये हम इसको फौरन से फॉल डाउन कर देते हैं। अच्छा, ये है 400 नैनोमीटर वेवलेंथ, 500 नैनोमीटर वेवलेंथ, ये 600 नैनोमीटर वेवलेंथ, ये 700 नैनोमीटर वेवलेंथ। अच्छा, अब अगर आप देखें, ये है बेटा एक्शन स्पेक्ट्रम। अच्छा, अब मुझे ये बताएं बेटा, ये जो आप इस रेंज की बात करते हैं, जब आप इस रेंज को फॉलो करें, ये वाली जो रेंज जहां पे मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्ब हो रही है, ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऊपर वाला, ये भी लाइट एब्जॉर्ब होगी, क्लोरोफिल बी भी की, कैटनाइट, ये तीनों ने लाइट एब्जॉर्ब की। जब तीनों को लाइट एब्जॉर्ब की तो यहाँ पे देखें, ये इफेक्टिवनेस ऑफ फोटोसिंथेसिस है, ऊपर की तरफ इफेक्टिवनेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो रही है। इसका मतलब है ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस यहां से लेकर इस एरिया में सबसे ज्यादा है। अच्छा, इवन यहां से यहां पे लेकर जो 500 है, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का रेट सबसे ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि ये जो लाइट एब्जॉर्ब हो गई है, दे आर वेरी मच इफेक्टिव टू ड्राइव द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। इसी तरह जब आप बेटा इस एक्शन स्पेक्ट्रम के 600 से लेकर इस 700 तक की बात करेंगे, तो ये देखना बेटा, ये इसका मतलब ये है कि यहाँ पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा है, यहाँ पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि इस एरिया में जो लाइट फॉल कर रही है, इट इज मोर इफेक्टिव टू ड्राइव अ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस लो है। क्यों लो है? क्योंकि ये वाली जो लाइट होती है, ये येलो ग्रीन कलर की आती है यहाँ पे स्पेक्ट्रम, और जो येलो ग्रीन कलर होती है, दे आर वेरी मच लेस इफेक्टिव फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव लाइट्स होती हैं वो ब्लू एरिया, वायलेट टू ब्लू एंड रेड एरिया, दे आर। ठीक हो गया जी। तो ये आपके पास एक्शन स्पेक्ट्रम है, ये आपके पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। अच्छा, एक चीज आपने और ध्यान में रखनी है, इसकी जो पीक्स हैं दे आर वेरी मच नैरोअर। जो पीक्स हैं वो पॉइंटेड हैं, इनकी जो पीक्स हैं दे आर ब्रॉडर। ये देख रहे हैं कि जो पीक्स हैं दे आर ब्रॉडर, लेकिन इनकी जो पीक्स होती हैं दे आर नैरोअर। ब्रॉडर इसलिए बेटा कि ये इफेक्टिवनेस शो करती हैं हाउ टू ड्राइव अ फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। कि फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में ये ब्रॉडनेस ऑफ पीक्स आती हैं, ये नैरोअर पीक्स आती हैं। तो आपने ये ध्यान में रखना है, इन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पीक्स आर शार्पर, नैरोअर, लेकिन इसमें जो पीक्स होती हैं दे आर ब्रॉडर पीक्स इन एक्शन स्पेक्ट्रम। ये एक्शन स्पेक्ट्रम है। तो सर ये ठीक एक्शन हो स्पेक्ट्रम में गया सिर्फ एक ग्राफ क्यों बना? ये सिर्फ क्लोरोफिल का नहीं है? जी। जब बेटा हम, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, ये मैं इंडिविजुअली भी ड्रॉ कर सकता हूँ, लेकिन मैं इंडिविजुअली कैसे, जरा देखिए, क्लोरोफिल ए का आप अलग से ड्रॉ कर लें, क्लोरोफिल बी का अलग से ड्रॉ कर लें, क्लोरोफिल सी का अलग से ड्रॉ कर लें। लेकिन एक बताने का मतलब ये है कि ये तीनों लाइट जो एब्जॉर्ब हुई हैं, उन तीनों ने ये इफेक्टिवनेस शो की। यहाँ पे जो एब्जॉर्ब हुई हैं उन तीनों ने ये इफेक्टिवनेस शो की। ठीक हो गया। ये तीनों का अलग अलग भी बन सकता है, तकरीबन यही रेंज बनेगी। इसी रेंज के अंदर तीनों का आपने बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, एक मैं एग्जाम्पल आपको देता हूँ, ये ग्रीन से बना के आप फॉर एग्जाम्पल 400 के करीब इसको आप यूं कर लें, क्लोरोफिल ए शो कर रहे हैं, ये ठीक हो गया जी। इसी तरह जो क्लोरोफिल बी है उसकी पीक, ये उसकी पीक आ जाएगी। मतलब इसी तरह ऑन एन एवरेज जब हम बात करते हैं तो सारी इकट्ठी आ जाती हैं। हम एक एक्शन स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं, वरना आप हर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का अलग अलग से एक्शन स्पेक्ट्रम भी ड्रॉ कर सकते हैं और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है जी। इसमें कोई क्वेश्चन और है बेटा? जी सर, क्लियर। जी, ठीक हो गया। अच्छा, फिर हम आगे बात करते हैं जी, रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस। और जो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है, हम सिर्फ यही बात करेंगे, फिर इंशाल्लाह बाकी कल अपनी टाइम पे इसको कंटिन्यू करेंगे। रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस।
आपको पता है बेटा जो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन होता है इट इज टेकिंग प्लेस इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट, वेरी मच फेमिलियर, डबल मेम्ब्रेन, ये बॉन्डेड ऑर्गेनेले है जो मोस्टली प्रेजेंट इन मेसोफिल सेल्स ऑफ लीव्स। और एक और चीज आपने याद रखनी है, गार्ड सेल्स ऑफ एपिडर्मस। एपिडर्मस के ये गार्ड सेल में मौजूद होते हैं और ओवरऑल जब हम बात करें तो लीफ के मेसोफिल सेल्स के अंदर ये जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं ये मौजूद होते हैं। और फोटोसिंथेसिस आपको पता है फोटोसिंथेसिस इज ए रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी हो रही होती है और ऑक्सीडेशन का प्रोसेस भी हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल 6CO2 प्लस 6H2O प्लस लाइट, जब आप बेटा इसकी बात करते हैं तो ये 6H12O6 प्लस 6O2। अच्छा, ये जब आप बात करें बेटा तो ये जो वाटर है इट ऑक्सीडाइज इनटू दिस ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन प्रोसेस चलता है। और जब आप बेटा बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की तो कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस इनटू, ये रिडक्शन का प्रोसेस होता है। तो हम कहते हैं कि ये बेटा जो रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस है इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। और ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो एक आपको पता बेटा लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन। मैं एक छोटी सी तस्वीर ड्रॉ करता हूँ, आप मेरा बेटा इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं इसको रेज करके एक बड़ी सी तस्वीर हम इसको बना के आपको बता सकें। अच्छा जी, जब बेटा बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन चल रहे होते हैं सेम टाइम पे। अब बेटा इसकी ये एक बड़ी सी डायग्राम मैं इसे ड्रॉ करता हूँ, ये हमारी बुक में भी बनी हुई है। इट्स अ डबल मेम्ब्रेन क्लोरोप्लास्ट। एक तरफ इसके ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, और ये जो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन होती है बेटा आपको पता है दे कंटेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इन द फॉर्म ऑफ फोटोसिस्टम्स। यहाँ पे फोटोसिस्टम्स मौजूद होते हैं जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। और जब ये बेटा लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं तो ये फोटोलाइसिस ऑफ वाटर करेंगे, इसको हम कल डिटेल के साथ पढ़ेंगे। ये जब फोटोलाइसिस ऑफ वाटर करते हैं तो ये वाटर को ऑक्सीजन में ये ब्रेक करते हैं। जब ये ऑक्सीजन में बेटा ब्रेक करेंगे तो इसके नतीजे में दो चीजें बनती हैं जो लाइट रिएक्शन के नतीजे में, एक ATP और एक बनता बेटा NADPH2। अच्छा, ये दोनों चीजें जो होती हैं ये यूज हो जाती हैं इन केल्विन साइकिल। ये केल्विन साइकिल में इस्तेमाल हो जाएंगी। लेकिन केल्विन साइकिल जो होगा जिसको हम डार्क रिएक्शन कहते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर देगा C6H12O6 में। और इसी तरह ये जो चीजें होंगी ATP में चेंज हो जाएगी और NADPH2 NADP में चेंज हो जाएगा। ये बेटा इसी तरह से आप इसको थोड़ा सा डाउन करके लिख लेते हैं, ADP में और NADP में चेंज हो जाएगी। ये बेटा इस तरह से, और ये जो दो चीजें हैं ये फिर से दे गो अंडर लाइट रिएक्शन, और ये बेटा इस तरह से दोबारा पूरे का पूरा साइकिल चलता है। आप इसको कहते हैं कि ये क्या है, केल्विन साइकिल, या जिसको आप डार्क रिएक्शन कहते हैं। ये स्ट्रोमा के अंदर होता है, ये आप बेहतर तरीके से जानते हैं। ये बेटा थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स, या जिसको आप पुरुष आम में ग्रेनम भी कहते हैं, ये एक ग्रेनम की थैलाकॉइड की पाइलअप है जिसको आप ग्रेनम करें। ये लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। जब ये बेटा लाइट को एब्जॉर्ब करता है
तो ये वाटर की फोटोलाइसिस करता है, वो ऑक्सीजन ड्राइव करेगा, जो ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है एज अ बाय प्रोडक्ट, वो हमारे काम आ जाती है। लेकिन लाइट रिएक्शन के नतीजे में दो असिमिलेटरी पावर्स बनती हैं, एक एटीपी और एक NADPH2। ये जो पावर्स होती हैं ये डार्क रिएक्शन में यानी केल्विन साइकिल में इस्तेमाल हो जाती हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करती हैं ग्लूकोज में, और ये फिर से बेटा एटीपी चेंज इनटू ADP, NADPH2 चेंज इनटू NADP, और ये फिर लाइट रिएक्शन में जाके ये दो चीजें बनेंगी, फिर ये पूरे का पूरा साइकिल चलता है। लेकिन बेटा एक चीज आपने ध्यान में रखनी है, ये जो लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन है, हम लाइट कहते हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, और एक हम कहते हैं लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। आपने बेटा ध्यान में रखना है, जो लाइट रिएक्शन होता है ये हमेशा लाइट के ऊपर डिपेंड करता है, और ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर होगा। जो डार्क रिएक्शन है ये ऑलवेज स्ट्रोमा के अंदर बेटा चलता है, जो कि कैरी ऑन करता है। लेकिन एक चीज आपको बेटा बताऊं, ये लाइट है तब भी ठीक है, अगर ये डार्क है तब भी ठीक है, ये वाला रिएक्शन दोनों सूरतों में कैरी ऑन करता है। एक चीज आपको और बता दूं बेटा, आपने शायद एक प्लांट पढ़े होंगे जिसको हम कहते हैं रेसिडेशियन एसिडिक मेटाबॉलिज्म प्लांट्स। इनको हम प्लांट्स, कैम प्लांट्स का नाम भी देते हैं। ये उर्फ आम में ये जो डेजर्ट के प्लांट्स होते हैं, जैसे कैक्टस है, ये जो कैक्टस होता है ये डेजर्ट के अंदर रहते हैं, और ये मोस्टली अबाउट 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर यहाँ पे दिन को चला जाता है। तो ये दिन के वक्त सिर्फ और सिर्फ लाइट रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं, और रात के वक्त दे ओपन द स्टोमेटा ड्यूरिंग नाइट, ये अपने स्टोमेटा को ओपन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करते हैं, एंड दे ड्राइव देयर डार्क रिएक्शन। इसको हम कहते हैं कि दे आर नोन एज कैम प्लांट्स। ये जो कैम प्लांट्स होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ रात को करते हैं। लेकिन ये जो हमारे पास अभी प्लांट हैं जिसको हम मीसोफाइट भी कहते हैं या हाइड्रोफाइट्स भी कहते हैं, उनके पास दिन के वक्त भी केल्विन साइकिल चल रहा होता है, और रात के वक्त भी चल रहा होता है, डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ दीज टू टाइप्स ऑफ एनर्जीज, कि ये एनर्जी अवेलेबल है या नहीं। अगर अवेलेबल है तो ये रात को भी चल रहा है, अगर अवेलेबल नहीं है तो ये दिन को भी नहीं चलेगा। ठीक हो गया जी? आप इसमें कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं बेटा तो मैं हाजिर हूँ, बाकी इंशाल्लाह हम इसको कल करेंगे जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है। कोई मेरा बेटा को क्वेश्चन इसमें है तो आप पूछ सकते हैं। सर ये जो कैम प्लांट्स हैं इनमें हम कह सकते हैं कि दिन के टाइम इसमें कह सकते हैं कि CO2 इवॉल्व करते हैं, ये मतलब सिर्फ सेलुलर रेस्पिरेशन करते हैं। ये ना दिन के टाइम पे जब ये लाइट रिएक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं ना, ऑक्सीजन भी बन रही होती है और उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड तो 24 घंटे चलती है ना, जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो तो 24 घंटे चलेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होगी। लेकिन दिन के वक्त जब उनके पास रोशनी इतनी ज्यादा अवेलेबल होती है कि वो एटमॉस्फेयर से भी कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे होते हैं, मतलब एक होता है ना कंपनसेशन पॉइंट, दिन के वक्त कंपनसेशन पॉइंट से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर रहे होते हैं, ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड तो वो दिन को प्रोड्यूस कर रहे होंगे, सिर्फ दिन को प्रोड्यूस कर रहे होंगे, रात के वक्त वो उसको फिक्स कर रहे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ केल्विन साइकिल। लेकिन ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं ड्यूरिंग डे टाइम। सर मतलब CO2 इनटेक वो कर लेंगे लेकिन रात को उसको फिक्स करेंगे? नहीं बेटा, वो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड रात को ही इनटेक करेंगे, दिन के वक्त तो कोई प्रोसेस ही नहीं है ना। अगर दिन के वक्त वो अपने स्टोमेटा खोलेंगे तो वो डिहाइड्रेशन से पानी उड़ जाएगा, उनकी तो डेथ हो गई। तो वो अपने स्टोमेटा दिन को बंद रखते हैं, गैसेस एक्सचेंज करते ही नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ पानी को ब्रेक करते रहते हैं ऑक्सीजन में। और कोई बेटा इसमें क्वेश्चन? सर मतलब ये दिन को ऑक्सीजन इनटेक करते हैं और रात को कार्बन डाइऑक्साइड। फिर मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा। डेजर्ट प्लांट दे आर कैम प्लांट्स। इनको कहते हैं कैम प्लांट इस वजह से क्योंकि इनके अंदर ये तकरीबन ऑलमोस्ट 60 to 70 डिग्री टेम्परेचर पे रहते हैं। अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड लेने के लिए दिन के वक्त स्टोमेटा ओपन करेंगे तो डिहाइड्रेशन होगी, जब डिहाइड्रेशन होगी तो ये प्लांट की डेथ भी हो सकती है। अच्छा, फिर वो क्या करते हैं, वो रात के वक्त अपने स्टोमेटा खोलते हैं। इसका मतलब ये हो गया बेटा
दिन के वक्त वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते रहते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वो उनके पास होगी जो रेस्पिरेशन प्रोसेस के जरिए उनके पास बन रही है। अच्छा, स्टोमेटा बंद है, सारे के सारे बंद हैं, कोई स्टोमेटा नहीं खुला। जैसे ही शाम का टाइम होगा फौरन से वो स्टोमेटा खोलेंगे, सरप्लस ऑक्सीजन भी बाहर आना शुरू हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर जाना शुरू हो जाएगी, फिर वो कैल्विन साइकिल को ड्राइव करना शुरू कर देंगे। और कोई बेटा क्वेश्चन इसमें? ठीक है जी, बाकी फिर इंशाल्लाह हम सुबह अपनी क्लास के टाइम पे मिलेंगे।